नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। सबसे पहले रुख करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। दीपेश हमारे साथ मौजूद हैं। दीपेश के पास है बड़ी खबर। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत अभी बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चली है। सीएम शिवराज के ट्वीट पर कांग्रेस का पलटवार देखने को मिला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट कर निशाना साधा, जनता से डरो, तुमने जयचंद खरीदे हैं, जनता नहीं। ये ट्वीट कांग्रेस ने किया है और ये ट्वीट शिवराज सिंह चौहान के उस ट्वीट पर किया गया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि पापियों का विनाश पुण्य का काम होता है, यही हमारा धर्म है। अब ये ट्वीट आखिर उन्होंने किस मसले को लेकर किया वो भी आपको बता देते हैं। ये ट्वीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो किया है वो कल चर्चा में आए उस ऑडियो को लेकर किया गया जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा था कि केंद्र के कहने पर प्रदेश की बीजेपी ने कमलनाथ सरकार को गिराया। आगे बढ़ते हैं और कमलनाथ ने ट्वीट का निशाना शिवराज सिंह चौहान पर साधा है। कुछ लोग खुद को बड़ा धर्म प्रेमी बताते हैं, ढोंग करते हैं, लेकिन ये है लोग सबसे बड़े अधर्मी पापी हैं। जनता के धर्म यानी कि जनादेश को नहीं मानते हैं। ये ट्वीट पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। जनादेश का अपमान करने वाले धर्म प्रेमी कैसे? तो सीएम शिवराज के वायरल ऑडियो को लेकर सीएम ने ट्वीट कर इसका जवाब दिया और वही ट्वीट जिस पर कांग्रेस ने रिप्लाई किया था कि पापियों का विनाश पुण्य का काम होता है और यही हमारा धर्म कहता है। चलिए, ओवरऑल ये जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, क्या माना जाए, ये जो ऑपरेशन लोटस हुआ था उसके बाद अब ये जो ट्विटर वॉर शुरू हुआ है, लगातार 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मियां हैं, आखिर ये किस और मूर्ति दिखाई देती हैं? देखिए दीपेश, ये तय है कि जिस तरह का अब यहाँ माहौल चल रहा है कोरोना को लेके, तो ये जाके ना सभाएं कर सकते ना रैलियां कर सकते, तो ऐसे में एक सबसे बड़ा जरिया बन जाता है सोशल मीडिया। शिवराज जो कल जो ऑडियो जारी होने के बाद, परसों माफ कीजिए, कोई जवाब नहीं आया बीजेपी की तरफ से। कल उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो जवाब देंगे, लेकिन नहीं दिया। तो आज उन्होंने जवाब दिया, कुछ जिक्र नहीं किया, लेकिन अपनी इस बात को जस्टिफाई उन्होंने किया अपने ट्वीट के जरिए कि यदि सरकार गिराई तो ठीक गिराई। तो इसी वजह का जवाब फिर पहले कांग्रेस ने दिया, फिर कमलनाथ का ट्वीट आया और कमलनाथ के ट्वीट के मायने भी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोगों के दिमाग में बैठाना जरूरी है कि किस तरह का इन्होंने पास किया था। एक और सज्जन वर्मा जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी एक ट्वीट किया अभी से थोड़ी देर पहले। वो कह रहे हैं कि जिन पापियों ने 15 साल के शासन काल में मध्य प्रदेश में बार डांस की घृणित संस्कृति को जन्म दिया, उन पापियों का विनाश ही प्रदेश की जनता का धर्म है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब जो 24 सीटों का उपचुनाव जिनका आपने जिक्र किया, तो जब ये नहीं जा सकते हैं, अभी ज्यादा रैलियां नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसी लड़ाइयां ट्विटर पर ही देखने को मिलेंगी और ये आने वाले दौर में भी चलता रहेगा। दीपेश, बिल्कुल, तो दर्शन शास्त्र की तरह और सनातनी अब कहीं ना कहीं ये लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की। लेकिन प्रवीण जी, अब मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूं कि राजस्थान को भी मैं इसमें ऐड करता हूं। जिस विनाश का जिक्र किया जा रहा है, अब वो क्या राजस्थान होते हुए वापस महाराष्ट्र जाएगा और फिर घूमता रहेगा, या फिर कहीं कोई परिवर्तन अब पुनः देखने को मिल सकता है? दरअसल हम इसे ऐसे समझ सकते हैं दीपेश के, जब किसी कॉलोनी या सोसाइटी में एक चौकीदार जो जागते रहो चिल्लाता है, तो कांग्रेस इस वक्त जागते रहो चिल्ला रही है। आपको याद होगा कि बहुत पहले दिग्विजय सिंह ने सरकार गिरने के पहले ही कह दिया था कि ये लोग गिराएंगे सरकार, ये खरीद फरोख्त कर रहे हैं। बीजेपी मना करती रही, फाइनली सरकार गिर गई। तो ये जान रहे हैं ये लोग कि अगला निशाना राजस्थान या महाराष्ट्र हो सकता है। तो इसी वजह से एमपी कांग्रेस ने ये बीड़ा उठाया है और इस पूरे मसले को वो देशव्यापी बनाने की मुहिम में है कांग्रेस, कि देशव्यापी बने और बीजेपी को एक्सपोज किया जाए। तो एक तरह का अलर्ट कॉल हम कह सकते हैं कि कांग्रेस अलर्ट कॉल कर रही है वहां भी, और यहाँ 24 सीटों को ध्यान में रख के भी इस तरह से सोशल मीडिया का यूज कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे, जिन्होंने बताया कि किस तरह का घटनाक्रम अभी मध्य प्रदेश के साथ साथ देश भर में मध्य प्रदेश से जुड़ी सियासत को लेकर चल रहा है। चलिए अन्य खबरों के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी पुनीत का। ओवर टू यू पुनीत।
शुक्रिया दीपेश। और इसी को आगे बढ़ाते हैं जो दीपेश बात कर रहे थे। एक तरफ ट्विटर पर वॉर चल रहा है, दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने और बीजेपी को निशाने पर लिया। कहा कि कमलनाथ सरकार के राज में जिस तरीके से माफिया राज को खत्म करने की मुहिम छेड़ी गई थी, बीजेपी उससे परेशान हो गई थी। अजय सिंह ने कहा, ये सारी बातें कही और ये भी कहा कि राज्यसभा की सीटें जीतने के लिए कांग्रेस सरकार को गिराने का षड्यंत्र बीजेपी के केंद्रीय आला कमान के इशारे पर हुआ और अब राजस्थान की गहलोत सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने संकेत दिए कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने को लेकर भी मन बनाया है। अजय सिंह के मुताबिक कांग्रेस पार्टी सभी तरह के विकल्पों पर विचार कर रही है, उसके बाद आगामी कदम उठाया जाएगा। कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारी सरकार को गिराने की षड्यंत्र चल रही है। ये पूरा खेल सिर्फ कुछ राज्यसभा सीटों के लिए। शिवराज सिंह जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई केंद्र के नेता लोग के इशारे पर सरकार गिराई। स्पष्ट स्वीकारोक्ति है इंदौर शहर में शिवराज चौहान की कि ये केंद्रीय नेतृत्व हमारा उसका इशारा था कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दो, ये बर्बाद कर देगी। ज्योतिरादित्य बाबू और तुलसीराम मिलावट, क्षमा करें सिलावट बाबू, यदि हमारा साथ नहीं देते तो ये सरकार क्या गिरती, क्या मैं मुख्यमंत्री बनता? नहीं, वो तो देखिए आज आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, वह पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है और इसलिए अच्छा फिर मैन्युफैक्चर्ड भी किया तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया, उसमें ऐसा क्या कह दिया जिससे कोई आपत्तिजनक। भाई पार्टी में ऊपर से पूछ के कोई भी काम किया जाता है, तो कुछ भी नहीं। एक कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी आदत है कि चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना बना लेता है। सरकार तो हम कह रहे हैं ना, उनका घमंड से गिरी। हम लोग थे ना 22 के 22 लोग, हम तो अभी भी करें। उन्होंने कहा सड़क पर उतर जाओ किसानों के लिए, क्यों गिरी सरकार? मेरे से बेहतर आपको पता है। आज ये प्रश्न 2 महीने बाद पूछ रहे हो आप, 3 महीने बाद। पूरे देश को, पूरे प्रदेश को पता है कि सरकार क्यों गिरी। मैं घूम के इनके पास है क्या मुद्दा? मैं आपसे पूछता हूँ, सरकार सुनो, उनको किसने रोका भाई? पहले भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको रोका किसने? हमने तो नहीं रोका। तो तुलसी सिलावट ये कह रहे हैं कि पूरे देश को, पूरे प्रदेश को पता है कि सरकार क्यों गिर गई। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, बात बीजेपी की कर लेते हैं। तो बीजेपी की बैठक हुई है और उपचुनाव को लेकर जो समिति बनाई गई है, इसकी ये बैठक रखी गई थी। कोरोना काल भले ही चल रहा है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां कुछ ज्यादा मध्य प्रदेश में नजर आ रही हैं। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत मौजूद थे। चुनावी रणनीति पर मंथन किया गया। चुनाव संचालन समिति की ये बैठक थी। और इस बीच कुछ मनमुटाव जैसी खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि जो कांग्रेसी थे वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इधर मंत्री गोविंद सिंह की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी में कोई मनमुटाव जैसी कोई बात ही नहीं है। वो ये सफाई दे रहे हैं कि कोई मनमुटाव किसी प्रकार का नहीं है और सब एक मन से बीजेपी में आए। तेज हो चुका है। हमारे साथ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। राजपूत जी, आज बैठक हुई है, क्या कुछ चर्चा हुई बैठक में और क्या रणनीति तैयार हुई है? देखिए अभी शुरुआत है, कोर कमेटी का गठन हुआ है और कोर कमेटी की बैठक आज थी, जिसमें सभी लोग थे, मुख्यमंत्री जी, सुहास भगत जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, और जो कोर कमेटी के हमारे मेंबर हैं वो सारे मेंबर आए हुए हैं और सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है। ये चुनाव प्रत्याशी तो लड़ेगा ही और भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ करेगा और सफलता दिलाएगा प्रत्याशियों के लिए। अच्छा, आपको लगता है कि कोई समस्या नहीं रहेगी? क्योंकि कई बात ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें हो रहा है कि बीजेपी के जो कुछ नेता हैं वो नाराज़ हैं और हो सकता है कि वो चुनाव में उनकी नाराज़गी बरकरार रहे। आपको ऐसा लगता है कोई परेशानी रहेगी क्या? देखिए घर परिवार है, घर परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं और किसी का मन
इधर उधर होता भी है, लेकिन जब घर का मुखिया कहता है तो सब मान जाते हैं। तो आपको लगता है कि सब मान जाएंगे? सब मान जाएंगे, वो बहुत अच्छा काम है। और इधर भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं कि उपचुनाव की बैठक रखी गई थी और इसमें बीजेपी के कई सारे बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह, लाल सिंह आर्य, भूपेंद्र सिंह जैसे नेता शामिल हुए। और इनसे जब चर्चा की गई तो इन्होंने सबने एक ही बात कही कि हमारे लिए पार्टी बड़ी है, व्यक्ति नहीं, और जो भी व्यक्ति तय किया जाएगा उसके लिए सब मिलकर काम करें। क्या कुछ सर बैठक में रणनीति रही है आज? देखिए, आज विधानसभा की जो हमारी प्रबंध समिति है, चुनाव संचालन समितियां हैं, उनकी बैठक हुई है। और इस बैठक में जो आगामी 24 विधानसभा के चुनाव है, इस चुनाव की तैयारियों को लेकर आज हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को मिला है और भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। सर, उपचुनाव जो होना है उससे पहले बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। एक सीएम शिवराज का ऑडियो भी वायरल हुआ, कांग्रेस अब आरोप लगा रही है और उसको कहीं ना कहीं मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि केंद्रीय नेतृत्व की वजह से जो सरकार है वो गिराई गई है, ना कि ज्योतिरादित्य या किसी दूसरे नेता की वजह से। ये कांग्रेस का षड्यंत्र है, स्वराज जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा, षड्यंत्र है कांग्रेस का। आपको लगता है सर उपचुनाव में ये कोई मुद्दा बन पाएंगे या कौन कौन से मुद्दे ऐसे रहेंगे जो? देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। बिना मुद्दों के उनको चुनाव में जाना है। किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? वो सरकार जनता ने बनाई उनकी, और 1.25 साल में प्रदेश कुछ इस तरह से बर्बाद किया कि इस मुद्दे पर वोट मांगेंगे। ना उनके पास नेता है, कोई नेता बचे नहीं है, कोई मुद्दे है नहीं है, तो सिवाय नकारात्मक राजनीति करने के अलावा कांग्रेस के पास और कुछ है नहीं। ये जो बैठक है वो दरअसल इस लिहाज से, जैसा कि मैंने कहा, कि महत्वपूर्ण है कि उपचुनाव की जो रणनीति बनाई गई है वो आखिरकार कैसी होगी, उसमें किन कौन कौन सी मुद्दे रहेंगे प्रभावी, और ख़ास बात ये भी कि जिन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ना है वो भी कहीं ना कहीं इस बैठक में शामिल आज हो रहे थे। और संभागवार बैठकें हुई हैं, ग्वालियर चंबल संभाग की बैठक हुई है, इंदौर संभाग की बैठक हुई है, सागर संभाग को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा की गई है इस बैठक में। बैठक हुई थी, क्या कुछ चर्चा हुई इस बैठक में? मूल मुद्दा है कि आने वाले उपचुनाव में सभी सीट अपने को पहले से ज़्यादा वोटों से जीतना है। ये फोकस है, मतलब मूल है ये। और सब लोगों ने कहा है कि बिल्कुल पूरे मनोयोग से, पूरे उससे जो है अपन चुनाव में। लेकिन सर इस बार आप उन्हीं के लिए समर्थन करेंगे जिनकी वजह से आपको हार का सामना करना पड़ रहा है? हम पार्टी के सिद्धांत और पार्टी के लिए समर्थन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव, लेकिन व्यक्ति तो भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अब वो तो आ गए, अब तो क्या है, अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में तो आ गए हैं वो। आपका सर समर्थन रहेगा पूरा उनके लिए? क्यों नहीं रहेगा, पार्टी के लिए हमारा हमेशा समर्थन है ही, कोई बात ही नहीं। तो क्या लगता है आपको ग्वालियर चंबल में सर किस तरीके के नतीजे आएंगे? नहीं, नतीजे क्या, जीतेंगे। और सर चेहरा किसका होगा सर, क्योंकि ये कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंह जनता पार्टी का चेहरा होगा, बाकी सब पार्टी के नेता। चलो, तो ये है रुस्तम सिंह, जो पूर्व मंत्री भी हैं, बैठक में शामिल हुए थे और शामिल होने के बाद इस वक्त यहाँ से रवाना हुआ। उनका कहना ये है कि जो भी व्यक्ति होगा, उम्मीदवार होगा, लेकिन उन सबसे ऊपर उनके लिए अगर कोई होगा तो फिर बीजेपी होगी और उसी के लिए वो चुनाव में पूरा समर्थन करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और बड़ी खबर है दीपेश के पास, सीधे रुख करते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। ओवर टू यू दीपेश। बिल्कुल पुनीत, इस वक्त बड़ी खबर दिखा देते हैं दर्शकों को। ग्वालियर बीजेपी के पोस्टर से एक बार फिर सिंधिया गायब हो गए हैं। ये बड़ी खबर नरेंद्र सिंह तोमर के गुट की लड़ाई फिर सामने आई है। नरेंद्र सिंह तोमर के जन्मदिन की बधाई वाले पोस्टर बैनर से सिंधिया की तस्वीर गायब नजर आई है। नरेंद्र सिंह तोमर समर्थकों ने आज शहर में पोस्टर लगाए। शिवराज, बीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा सब फोटो में नजर आ रखे हैं, इस पोस्टर में नजर आ रखे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कांग्रेस की हाल ही में एक जारी सूची में 6वें पायदान पर पहुंच चुके हैं, कई पूर्व मंत्रियों को, कई बड़े नेताओं को क्रॉस करते हुए उनके पोस्टर में तस्वीरें नजर नहीं आ रही हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार ग्वालियर में इस तरह के पोस्टर देखने को मिल रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चूंकि प्रदेश में उपचुनाव का माहौल बनता जा रहा है, तो ऐसे में उपचुनाव में कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार इस बार जो गेहूं की बम्पर पैदावार हुई और बम्पर जो खरीदी की गई है, इसको भी मुद्दा बनाने वाली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी अपनी तरह से इसे भुनाने की तैयारी में है। कांग्रेस का दावा है कि पैदावार उसकी सरकार में हुई और बीजेपी कह रही है कि रिकॉर्ड खरीद तो हमारी सरकार ने की है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में 1,28,13,000 मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई और इससे 15,74,000 किसानों को फायदा होगा। सरकार के मुताबिक प्रदेश में अनाज खरीदी के एवज में अब तक किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। कुल 14,08,000 किसानों के खाते में पैसा डाल दिया गया और बाकी 21,174 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ, ना भविष्य में होगा। इतना बम्पर उत्पादन, तो ये बम्पर उत्पादन तो कमलनाथ सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है। हम इस पर बहुत बड़ा खुलासा जल्द ही करने वाले हैं और कमलनाथ जी का हम सम्मान करेंगे किसानों के साथ जाकर कि उनकी जो बिजली का बिल हाफ था, किसान का कर्जा माफ था, उससे किसान उत्साहित था और इतनी बम्पर पैदावार हुई है। उस सम्मान समारोह के साथ ही हम डेटा रिलीज करके खुलासा करेंगे कि कैसे सर्वश्रेष्ठ कार्यकाल 15 माह का कमलनाथ सरकार का रहा है। देखिए, किसानों की मेहनत मध्य प्रदेश में और कांग्रेस की नीतियों के कारण और कमलनाथ जी की किस्मत के कारण भारी वर्षा हुई मध्य प्रदेश में, जिसके कारण इतना ज़बरदस्त उत्पादन केवल और केवल किसानों की मेहनत और कमलनाथ जी की किस्मत के कारण इस प्रदेश में हुआ है। क्या कभी आपने सुना है कि दवा के जरिए कोई प्रचार कर रहा हो? बीजेपी ये कर रही है मध्य प्रदेश में, दवा के जरिए प्रचार किया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो दवा के पैकेट, जीवन अमृत योजना जो है उसके तहत दवा के पैकेट बांटे जा रहे हैं। आयुर्वेदिक ये दवा है और इसमें मोदी और शिवराज की तस्वीर लगी हुई है, इसके पोस्टर बांटे जा रहे हैं। और इस बीजेपी ने आज से ही ये घर घर संपर्क अभियान शुरू कर दिया है। तो ये त्रिकट्टू जो चूर्ण है ये बांटा जा रहा है और इसमें दोनों के फोटो लगे हैं और ये उपचुनाव के लिहाज से भी एक कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी के तौर पर बीजेपी इसका इस्तेमाल कर रही है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। कोरोना काल चल रहा है और ऐसे में जो दफ्तर कर्मचारी आ रहे हैं उनकी अटेंडेंस लगाने के लिए जो थंब इम्प्रेशन मशीन है उसके उपयोग पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन ऐसा कई जगहों पर हो नहीं रहा है। बिजली विभाग के दफ्तर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कर्मचारियों को थंब इम्प्रेशन के जरिए अपनी अटेंडेंस दर्ज करानी पड़ रही है। बिजली विभाग में भेदभाव का आलम यह है कि अधिकारियों के कमरे के बाहर तो अलग से थंब इम्प्रेशन मशीन लगा दी गई है उनके लिए सेपरेट, लेकिन कर्मचारियों के लिए न तो सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था की गई है और ना ही कोई अलग अलग मशीन है। एक ही मशीन पर उन्हें थंब इम्प्रेशन हो रहा है और थर्मल स्क्रीनिंग की भी कोई व्यवस्था नहीं। उपभोक्ता जो दफ्तर में पहुंच रहे हैं वो भी बिना थर्मल स्क्रीनिंग के बेधड़क दफ्तर में दाखिल हो रहे हैं। जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, ऑफिस दफ्तर सब कुछ खुल चुके हैं, लेकिन मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक ऐसा आदेश अपने कर्मचारियों को दिया है कि जब वो ऑफिस पहुंचेंगे तो इस तरह की जो थंब इम्प्रेशन मशीन है उसमें अपना थंब उनको दिखाना होगा। और ये जो आप ऐप देख रहे हैं, ये ऐप के जरिए यहाँ पर जो कर्मचारी हैं इस थंब मशीन में अपना थंब रखेंगे और इस ऐप के जरिए जो ये आप अंगूठे के निशान देख रहे हैं, आधार कार्ड यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। और एक तरह से कोरोना संक्रमण का जब दौर चल रहा है, ऐसे में कर्मचारियों की सुरक्षा के बारे में ना सोचकर इस तरह से जो थंब इम्प्रेशन है वो करवाया जा रहा है। कर्मचारी इसको लेकर क्या कहते हैं, उनके मन में डर है या फिर जब वो ऑफिस आ रहे हैं तो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ये नियम कितना सही उन्हीं से जानते। सर, आप लोग ऑफिस आ रहे हैं और इस तरह का जो थंब इम्प्रेशन आप लोग कर रहे हैं, तो कहीं डर लग रहा है आप लोगों को या फिर ये एक फरमानी इस तरह का अधिकारियों का जो आदेश है जो अभी नहीं होना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि कोरोना के संबंध में बड़े स्पष्ट निर्देश हैं और जो स्थानीय कलेक्टर हैं उन लोगों के भी स्पष्ट निर्देश हैं, लेकिन जो कई विभागों में, न केवल इसमें बल्कि सब विभागों में ये देखने में आ रहा है कि जो मैदानी स्तर पर जो काम हो रहा है उसमें उन मापदंडों का निर्धारण नहीं किया जा रहा, उसका पालन नहीं किया जा रहा, जिससे कर्मचारियों में भय व्याप्त है। इसके कारण कर्मचारियों में भय व्याप्त है। ऊपर के स्तर पर आदेश जारी कर दिए जाते हैं
कि सैनिटाइज किया जाए, एंट्री गेट पे थर्मामीटर लगाया जाए और उपभोक्ता आए तो वो सीधा ना आ पाए, लेकिन वो सब मैदान में देखने को नहीं मिलता है। कर्मचारी नाराज भी हैं, एक तरह से नाराजगी उनकी जायज भी है, क्योंकि जब सारे विभागों के लिए एक तरह से कलेक्टर के आदेश हैं कि अभी फिलहाल थंब इम्प्रेशन नहीं होगा क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन फिर भी जो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है उन्होंने अपने कर्मचारियों के लिए एक अलग ही आदेश पारित किया है, जिसके तहत उन्हें थंब इम्प्रेशन करके ही अब ऑफिस में आना होगा। और यही वजह है कि जो कोरोना संक्रमण के दौरान जो संक्रमण का खतरा है वो इस थंब इम्प्रेशन मशीन के जरिए बढ़ भी गया है, क्योंकि ये भी एक बात यहाँ पर है कि मशीन को रोजाना सही समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है या नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों को खुद जागरूक रहना होगा, तभी वो इस संक्रमण से बच सकेंगे। और चलिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ तौर पर निजी स्कूलों को ये निर्देश दे रखे हैं कि वो मनमानी फीस वसूल नहीं करेंगे, केवल ट्यूशन फीस ही वसूल की जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मनमानी जारी है। निजी स्कूलों की फीस वृद्धि को लेकर मनमानी चल रही है। निजी स्कूल अभिभावकों पर दबाव बनाकर ट्यूशन फीस के अलावा अलग अलग मदों को शामिल करके 3 से 4 महीनों की फीस इकट्ठा वसूल कर रहे हैं। ट्यूशन फीस के अलावा किसी भी तरह की फीस ना लेने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश हैं। लेकिन इस सब के बावजूद निजी स्कूल सभी तरह की फीस अभिभावकों से लेने का दबाव बना रहे हैं। बस सिर्फ जो 6 स्कूल हैं प्राइवेट, उनकी शिकायत आई और उनको हमने नोटिस दिया है और 1-2 का जवाब आया है। और जवाब आने के बाद हम उसका परीक्षण करने के उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। कौन-कौन से स्कूल हैं जिन्होंने शिकायतें आपके यहाँ पर? मुख्यतः डीपीएस, सागर पब्लिक स्कूल्स और कई कॉन्वेंट स्कूल्स हैं जिनकी शिकायत आई है। तो सर अभी भी सीएम ने दोबारा घोषणा की है, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ अब क्या कार्रवाई? नहीं, उनके जो शासन के निर्देश है उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। क्या कार्रवाई होगी सर? अभी जो भी बताएं विधि सम्मत कार्रवाई होगी, करेंगे। देखिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और दूसरी बात है कि आप सुविधा क्या दे रहे हैं हमारे बच्चों को। आप ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन में कुछ बच्चे प्रेजेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और उसके बाद से आप लाइब्रेरी फ़ीस, स्मार्ट क्लास फ़ीस, ये सारी चीज़ें आप उसके साथ में आपने इंक्लूड कर रखी है। तो आप ये बताइए, जब आप वो सुविधाएँ हमको हमारे बच्चों को नहीं दे रहे हैं तो उसमें आपको फ़ीस लेने का क्या औचित्य है। और दूसरी बात ये महामारी के चलते हुए सभी मतलब बहुत परेशान है, क्या पेरेंट्स क्या घूसकर, तो उसके लिए अन्यथा दबाव देना पेरेंट्स के ऊपर कि नहीं आपको फीस जमा करना ही पड़ेगा, आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी ही पड़ेगी, ये कहाँ तक उचित है। तो अपना एमपी में खबरों का सिलसिला आज बस यहीं तक। मुझे और मेरे सहयोगी दीपेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।